नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों है इलेक्ट्रिक पावर। बेसिकली पावर क्या होता है पीछे हमने देख लिया था जब हीट हम लोग पढ़ रहे थे। एक सवाल में हमें मिल गया था कि मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो देखिए पावर क्या होता है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई इंसान किस रेट से वर्क परफॉर्म करता है उससे उसके पावर का अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि पावर क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है बच्चों। तो देखिए हमने वर्क कैलकुलेट किया था जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे थे तो W आ रहा था वर्क बच्चों। अगर उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जा रहा था पावर। तो देखो W के बारे में हमने एक डेरिवेशन किया था Q इंटू वी, और इसको अगर हम लोग T से डिवाइड कर दें बच्चों तो ये हमारा पावर हो जाता है। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक चार्ज Q को हम लोग मूव करवा रहे हैं और समय T लग रहा है तो वर्क डन अपॉन टाइम करते हैं बच्चों तो हमें पावर पता चल जाता है कि किसी भी डिवाइस के पास कितना पावर है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए इसका फार्मूला हमारा आ रहा था I इंटू टी इंटू वी डिवाइडेड बाई टी बच्चों। तो देखिए पावर के बारे में अगर कोई बात करे तो पावर P इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, करंट इंटू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ नोन एज पावर। तो पावर का फार्मूला एग्जैक्टली क्या हो जाएगा अब, I इंटू वी, या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई स्क्वायर इंटू आर, या क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं बच्चों। हीट के टर्म में अगर लिखे तो हीट अपॉन टाइम लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर। या ऊपर हमने लिखा है W बाई टी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q V बाई टी लिख सकते हैं। इतने सारे फार्मूले हमारे बेसिक हैं पावर के बच्चों। ठीक है, सॉरी ये फार्मूला हमारा बच्चों पावर के लिए है। ठीक है, कोई पूछे पावर का यूनिट क्या हो रहा है तो देखिए पावर का यूनिट बेसिकली क्या हो रहा है, पावर का कई सारा यूनिट लिख सकते हैं हम लोग। करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट ऑफ पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट पावर का क्या होगा, तो देखिए करंट का यूनिट बच्चों एम्पियर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर वोल्ट, एम्पियर वोल्ट, या इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ए वी, है ना। या एक इसका अलग नाम है और क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल पर सेकेंड, या क्या लिख सकते हैं बच्चों, या इसको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है वाट, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं बच्चों। तो ये इसकी SI यूनिट हो गई। ये सारी की सारी SI यूनिट हो सकती है। एम्पियर वोल्ट भी SI यूनिट हो सकता है, जूल पर सेकंड भी हो सकता है, वाट भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली पावर को हम लोग वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो इतने सारे यूनिट होते हैं बच्चों पावर के, है ना। एक कॉमर्शियल यूनिट है पावर का, इसे बोलते हैं किलोवाट आवर। ये देखो क्या है, ये बेसिकली यूनिट ऑफ पावर है। किलोवाट आवर मतलब कॉमर्शियली ये यूज होता है किलोवाट आवर, है ना। जैसे आप लोग फ़ोन लेते हैं तो उसमें लिखा होता है mAh, है मिली वाट, मिली एम्पियर आवर। इसी तरह से किलोवाट आवर, एक किलोवाट का मतलब कितना होता है बच्चों, 1000 वाट। आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाता है, 3600 सेकेंड। तो ये हो जाता है बच्चों 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट, सॉरी वो जूल हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये किलोवाट आवर क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो उनका जो मेजरमेंट होता है बच्चं वो किलोवाट आवर में होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे घर में जो करंट सप्लाई हो रहा है, जो बोलते हैं जनरली सामान्य भाषा में बिजली आ रहा है बच्चों, तो अगर आप लोग पैसा पे करते हैं तो किस लिए पे करते हैं पैसा, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे घर में बेसिकली एनर्जी आती है वायर्स के थ्रू,
है ना। और 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है बच्चों? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको हम लोग 1 यूनिट के नाम से बोलते हैं कि भाई 1 किलोवाट आवर हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है बच्चों। यानी कि पर यूनिट के बेसिस पे हम लोग गवर्नमेंट को पैसे पे करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। गवर्नमेंट हमें इतना एनर्जी सप्लाई करता है, तो उसके बदले हम क्या करते हैं बच्चों? उसको पहले तो 6 रुपये या 7 रुपये था पर यूनिट, कुछ जगह पे 8 रुपये भी है, ठीक है। तो ये रेट होता है बच्चों 1 यूनिट एनर्जी का, जो कि बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट को हम लोग इतना एनर्जी लेने के बाद 6 रुपये या 7 रुपये या 8 रुपये पे करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। क्लियर है? तो इस तरह से भी हमें गवर्नमेंट बहुत तरीके से सपोर्ट करती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है बच्चों, वो 1 यूनिट का 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और इसका हम लोग पैसा कितना पे करते हैं? 7 या 8 रुपये, ठीक है। तो ये भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट का एक गिफ्ट ही है, ठीक है। जनरली जैसे मान लो आप ट्रॉपिकानो एक छोटा सा एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते हैं आप, तो उस पर बहुत कम एनर्जी लिखी होती है, उस पर लिखी होती है 760 या 70 कैलोरी जूल, मतलब 70 कैलोरी, है ना। उसके बदले हमसे वो 20 या 25 रुपये लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गवर्नमेंट का हम लोग के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। देखिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। द करंट इज 0.5 एम्पियर। वाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर से। अब करंट कितना आ रहा है? 0.5 एम्पियर का। तो देखिए पावर पूछ रखा है। पावर का ऊपर हमने फार्मूला देखा है, करंट और वोल्टेज के टर्म में I इंटू वी होता है सीधे सीधे बच्चों। तो ठीक है, करंट हमारा 1/2 एम्पियर है इंटू 220। अब ये क्या हो जाएगा? यूनिट हम वाट में कन्वर्ट कर दें सीधे बच्चों। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखियो 110 वाट आ रहा है। दैट मीन्स कि बल्ब कितने वाट का है बच्चों? 110 वाट का बल्ब है हमारे पास। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। बोला है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। 400 वाट का है रेफ्रिजरेटर, उसकी रेटिंग, और 8 घंटे के लिए ऑपरेट हो रहा है पर डे। देखिए यहाँ पे लिखा है 8 आवर पर डे। वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑपरेटेड फॉर 30 डेज। अगर 3 रुपये पर किलो वाट का एनर्जी हमें मिल रहा हो, यानी कि 1 किलो वाट की जो दाम है, मतलब रेट है बच्चों, वो 3 रुपये है, ठीक है। और ये 30 दिन के लिए आ रहा है। तो ऐसे सवाल को करना बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले पावर इन्होंने दे रखा है कितना? 400 वाट, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको पर डे टाइम निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए। टाइम निकालेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? एक दिन में ये 8 आवर पर डे ये यूज हो रहा है। 8 आवर पर डे यूज हो रहा है बच्चों, यानी कि एक दिन में 8 घंटे चला रहे हैं। तो 1 डे में अगर हम लोग 8 आवर इसको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। तो 30 डेज़ में हम लोग कितना चलाएंगे बच्चों? 30 डेज़ अगर बात करें, 30 डेज़ के बारे में कोई पूछे, 30 डेज़ में हम लोग कितना चलाएंगे? 30 इंटू 8 कितने आवर हो गए बच्चों? दैट मीन्स कि हो जाएगा ये 240 आवर्स, ठीक है बच्चों। और इसकी रेटिंग कितनी है? इतना वाट। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड बच्चों, ठीक है। अब आप घंटे को क्या करेंगे? मिनट में, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है बच्चों? 360, मतलब 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में बच्चों। टोटल घंटा दिया है 240। तो टाइम को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करें बच्चों तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए टाइम को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। सेकेंड में कितना हो जाएगा? 240 गुणे 3600 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों टाइम, है ना। और
अगर हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लें यहाँ से, पावर इनटू टाइम कर दें बच्चों, तो ये हमारा एनर्जी आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको लिखें बच्चों तो 400 टाइम कितना आया, 240 गुणे 360, सॉरी 3600, इतना हमारा एनर्जी आ रहा है। अब ये एनर्जी बच्चों जूल में आ रहा है ना। तो आप एनर्जी को पहले किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो देखिए एक्चुअल में अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे सेकंड में मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। देखो यहाँ पे लिखा है किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों हम सेकंड में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड में ना मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें सिर्फ आवर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए पावर इनटू टाइम कर देंगे बच्चों तो ये एनर्जी आ जाएगा। क्या आएगा, एनर्जी, जैसे हमने बोला। तो अब आप एनर्जी यहाँ आवर में आएगा और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर इसको हम लोग निकालें बच्चों तो क्या करेंगे, 400 गुणे सॉरी 240 आवर है बच्चों। तो 240 आवर को अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 0 0 16 96,000 आ गया बच्चों ये। तो देखिए 96,000 ये क्या आया है, ये आया है वाट आवर आया है बच्चों, ठीक है। 96,000 वाट आवर आया, इसको किलो वाट आवर में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दे बच्चों तो जो एनर्जी हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, एनर्जी आ गई बच्चों 96 किलो वाट आवर आ गई बच्चों। और 1 किलो वाट का दाम कितना है, रेट कितना है बच्चों, 1 किलो वाट का देखिए 3 रुपये है। तो बच्चों कॉस्ट जो आएगा उसको क्या करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एनर्जी इंटू 3 रुपये, ये आ गया हमारा रुपये, ठीक है। तो एनर्जी हमारा किलोवाट आवर में हमारा आया है 96, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा इतने रुपए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कॉस्ट आ गया, बहुत बेसिक। तो इसके आगे ये टर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जब आपसे एनर्जी पूछेगा एक कितने जूल की एनर्जी है तब ये वर्क हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब हमसे एनर्जी पूछा जाए कितने जूल की एनर्जी खर्च हो रही है तब हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे टाइम को, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, तब हमें समझ में आ जाएगा कितने जूल की एनर्जी। ये देखिए यहाँ पे एनर्जी हमारी आ गई है बच्चों जूल में। तो जब एनर्जी पूछा जाएगा तो जूल निकाल लेंगे इस तरह से, कितने जूल। और जब रेट पूछा जाएगा बच्चों, और ये देखिए यहाँ पे रेट दिया गया है इतने किलोवाट आवर में, तो जब इन्होंने किलोवाट आवर दे दिया तो सबसे पहले पावर इनटू टाइम आवर में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देन हमारा आ गया इतने किलोवाट आवर, यानी कि 96 किलोवाट आवर आ गया एनर्जी, है ना। कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जब 8 घंटे पर डे चल रहा है 30 दिन के लिए, ठीक है बच्चों। समझ में आया, चलिए। तो कॉस्ट आपने निकाल लिया, 288 रुपये आ गया। अगला सवाल करते हैं, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाई ए करेंट। क्या भाई रेट ये पूछ रखा है, एनर्जी है ना, डिलीवर बाई ए करेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये हमारा रजिस्टर हो या कोई इक्विपमेंट हो बच्चों, इसमें टी टाइम के लिए एनर्जी फ़्लो हो रहा है ना, ई एनर्जी फ़्लो हुआ बच्चों, या ई एनर्जी ये कंज्यूम किया। तो अगर हमें पावर निकालना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, ई बाई टी कर देते हैं, है ना। दैट मीन्स कि उन्होंने रेट ऑफ वर्क पूछा है, तो ये पावर के बारे में पूछ रखा है। तो आंसर क्या हुआ कि भाई पावर डिटरमाइन करता है कि एनर्जी कितना डिलीवर किया जा रहा है किसी करंट द्वारा किसी इक्विपमेंट में, ठीक है, या एप्लियंसेस में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्राम 220 वोल्ट लाइन, 5 एम्पियर का करंट ले रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई से। डिटरमाइन पावर ऑफ द मोटर
एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर पूछ रखा है और पावर पूछ रखा है, मोटर का पावर कितना होगा बच्चों, है ना। तो हम पावर के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे करंट इनटू वोल्टेज कर देते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू 220 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0,011, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 1100 वाट। यानी कि जो पावर है बच्चों मोटर का वो कितना है 1100 वाट का मोटर है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब आपसे एनर्जी पूछ रखा है तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम कर देंगे बच्चों। और टाइम यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। या तो ठीक है वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो वाट आवर में लिख दीजिए। तो 1100 वाट इंटू 2 आवर दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2200 हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा। किलो वाट आवर में लिखना है बच्चों तो 2.2 किलो वाट आवर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा एनर्जी हो गया बच्चों, इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा मोटर, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया, हर एक सवाल को कर लिया, हर एक सवाल को, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए। बोला है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू, देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जा रहा है। ये मान लो एक कोई रेजिस्टेंस हो, या इसको रेजिस्टेंस ना बोल के हम सीधे वायर के नाम से लिख दें, ऐसे मान लो एक कोई वायर हो, है ना। इसका रेजिस्टेंस बच्चों कितना दे रखा है, आर दे रखा है इसका रेजिस्टेंस, है ना। मान लो इसका लेंथ कितना हो बच्चों, एल लेंथ हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। बोला है दीज पार्ट्स, अब देखो इन्होंने बोला है 5 पार्ट में इसको काटा जा रहा है। तो मान लो ये 5 इक्वल पार्ट हैं बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है तो ये R/5 हो जाएगा बच्चों, R/5 ये मान लो पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो, ये रॉड के 2 एंड्स रहे हों। तो रॉड को बोला गया है 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। और फिर बोला है इसको मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे, 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 ठीक है बच्चों। बोला है कि इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बोला है इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन इज आर डैश देन ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर डैश की वैल्यू पूछ रखा है आपसे। तो कुछ नहीं, आपको पैरेलली कंबाइन कर देना है पास रजिस्टर को, ठीक है बच्चों। मान लो एक रजिस्टर यहाँ ऐसे लगा दो हमने, ये बच्चों 5 रजिस्टर हमें था, हमने फिर से मान लो एक एंड मान लिया ए, दूसरा एंड मान लिया बी, है ना। अब अगर इसको हम मान लें आर डैश, या इसको मान लो हमने मान लिया बच्चों R1 मान लिया, यानी कि R1 की वैल्यू R/5। तो देखो ये R1 सारे के सारे इक्वल हैं, R1 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 R1। हमने बोला था अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो और सारे के सारे n मान लो रेजिस्टर हों और इक्वल रेजिस्टेंस रखते हों और सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना हो जाता है, सिंपली R1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ 5 है बच्चों, तो ये इतना हो गया R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट को इन्होंने बोला R डैश अगर हम मान लें तो R1 की वैल्यू हमने क्या माना है R/5। तो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, ये 25 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई R/R डैश अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 25 को इधर ले जाएं, R डैश को इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा R/R डैश इज इक्वल्स टू बच्चों हमारा आ जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 25। क्लियर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। क्लियर, डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो देखिए I² R क्या ये पावर रिप्रेजेंट करता है, हाँ रिप्रेजेंट करता है भाई।
आई आर स्क्वायर कहीं रिप्रेजेंट करता है कोई पावर? बिल्कुल नहीं। v इंटू आई तो होता है, v बाई आर होता है। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर है, आई आर स्क्वायर कहीं नहीं होता है पावर का फार्मूला। चलिए अगला सवाल है, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, है ना, और 100 वाट का मान लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो बच्चों, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ये 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ ऑपरेट होता है, यानी कि ये घर में लगा है इंडिया में, 220 वोल्ट का सप्लाई ये ले रहा है, और इसका जो औकात है वो 100 वाट का, यानी कि पावर इसका कितना है बच्चों? 100 वाट का है। ठीक है। व्हेन इट ऑपरेटेड, बोला है बच्चों कि जब इसको 110 वोल्ट के साथ हम ऑपरेट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि हम इस बल्ब को अमेरिका ले गए, ठीक है, जो इंडिया में 100 वाट का बल्ब था, जो 220 वोल्ट पे अप्लाई था, उसको हम जब अमेरिका में ले गए, यानी कि अमेरिका में हमने बताया है कि हाउस होल्ड सप्लाई कितना होता है बच्चों? 110 वोल्ट का होता है। तो इसका पूछा है कि पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा? तो देखो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा, चाहे अमेरिका में ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ बच्चों, एक चीज़ इसका कांस्टेंट रहेगा, क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, पावर भले ही चेंज हो जाए। तो रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमें पता है पावर का फार्मूला v स्क्वायर बाई आर होता है। तो r को इस तरफ ले जाएंगे बच्चों, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई पी। ठीक है बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब मान लो हम इसको यहाँ पे p हमारा कितना दिया गया है 100 वाट का, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इतना ओम का रेजिस्टेंस आया बच्चों। ये चेंज नहीं होगा, चाहे अमेरिका ले जाओ, चाहे अफगानिस्तान ले जाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोल देंगे? चलिए पावर हमारा क्या होगा? v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। आर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल हमारा कितना है अमेरिका में? 110 वोल्ट का है, तो इसको हम लिखेंगे 110 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दीजिए, पी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा बच्चों 110 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100, ये ऊपर हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो देखिए ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 100। ठीक है, तो पी डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पे पी डैश की हमारी वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर यहाँ से हम पी डैश के बारे में बात करें बच्चों, तो पी डैश देखिए अगर इसको हम काटें तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा बच्चों, और इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 25 वाट। यानी कि अगर उसी बल्ब को हम लोग अमेरिका में ले जाके ऑपरेट करेंगे बच्चों, तो ये 25 वाट का बल्ब बन जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? इम्पोर्टेंट है, क्लियर है, समझ में आया? ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination will be interesting. देखो ये बोला है कि दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहली बार जब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो मान लो हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इसे, है ना, V वोल्ट की बैटरी है बच्चों। तो अगर हमने इसको टी टाइम के लिए बोला है, यहाँ पे देखो फॉर सेम पोटेंशियल है ना, क्रॉस कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मान लो ये टी टाइम के लिए, दोनों केसेस में टी टाइम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक बार हमने इन्हीं रजिस्टर को बच्चों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये बी वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया है। दोनों केसेस में बैटरी का पोटेंशियल बच्चों सेम है, वही बैटरी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सीरीज़ में, वही पैरेलल में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है भाई ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो इसमें खेल क्या है बच्चों? आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए सीरीज में। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों तो ये 2R आएगा, और वही आर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकाल लीजिए बच्चों। तो देखो दो
इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो R डिवाइडेड बाई N होता है, यानी कि R डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इक्वल रेजिस्टेंस में परिवर्तन आया है बस इक्विवेलेंट में। तो देखिए हीट बोला है कि हीट प्रोड्यूस जो करेगा उसको, मान लीजिए यहाँ पे H1 प्रोड्यूस हुआ बच्चों, तो H1 के बारे में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V स्क्वायर बाई R, यानी कि 2R लिख देंगे बच्चों। और यहाँ पे H1 के बारे में इसको H2 मान लो बच्चों इस केस में, तो ये हो जाएगा फिर से V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R बाई 2 हो गया बच्चों। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2V स्क्वायर बाई R। और यहाँ अगर इसको लिखें तो H1 के बारे में मैं बात करूँ बच्चों तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू 1/2 हो गया बच्चों। और ये हो गया V स्क्वायर बाई R। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें बच्चों, यहाँ से इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, तो अगर H1 बाई H2 हम लोग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछ रखा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो देखो इसकी जगह पे हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर H2 रख दें या V स्क्वायर की जगह पे हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ये H1 बाई H2 कर रहे हैं बच्चों। तो H1 बाई H2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/2 V स्क्वायर बाई R। ये डिवाइड करेंगे फिर बच्चों किससे, ये हो जाएगा 2V स्क्वायर बाई R। तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई 1/4। दैट मीन्स कि अगर आपसे H1 इज टू H2 पूछ रहा है तो क्या लिख देंगे, H1 इज टू H2 के बारे में अगर कोई बात करे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1:4। ये आ गया हमारा आंसर 1:4। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हीट का रेशियो होगा बच्चों 1:4 होगा, यानी कि आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, बेसिक सवाल है, इसको ऐसे करना सीखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। बोला है हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। मान लो ये हमारा बच्चों एक सर्किट हो और बोला है कि हम इसे वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे। मान लो इसमें करंट जा रहा है I और इसका रेसिस्टेंस है बच्चों R। ठीक है, तो अगर हमें इस लोड के अबाउट यानी कि इसके अबाउट अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो इस रजिस्टर के अबाउट, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो बच्चों वोल्ट मीटर को हम लोग इसके पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे। क्यों पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे ये भी आपको बता दिया गया है, क्योंकि पैरेलल इसलिए कनेक्ट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के केस में इक्वल आता है 2 पॉइंट के अबाउट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पैरेलली कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है बच्चों, बोला है एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, रेजिस्टिविटी इतनी है, वाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेसिस्टेंस इतना, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर डबल। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो L बाई A। इसको अगर हम लोग एरिया के टर्म में रखें तो ये हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D/2। तो इसका फार्मूला आया 4 रो L बाई पाई डी स्क्वायर हो गया बच्चों। तो रेजिस्टेंस पहला अगर निकाल लीजिए, ये जब डायमीटर इतना था 0.5 mm था बच्चों, है ना, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा पहले मीटर में। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो 10⁻³ आएगा मीटर, और इसको और कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम इसको लिखें तो 4 × रो की वैल्यू जो भी है लिख दीजिए आप लोग, रो की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁸ इंटू लेंथ के बारे में पूछ रखा है, डिवाइड कर दीजिए आप, पाई का मतलब होता है 3.14 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है 5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दीजिए।
आर की वैल्यू इन्होंने बोला है 10 ओम रखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यहाँ से अगर आपको लेंथ निकलना था, लेंथ का एक्सप्रेशन लिखना है तो लिख दीजिए आर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों 4 रो, ये लेंथ का एक्सप्रेशन है बच्चों। क्लियर है? समझ में आया इतना? तो लेंथ का एक्सप्रेशन हमने देखा, मान लो फर्स्ट केस में L1 आ रहा है लेंथ, जिसकी वैल्यू है इनिशियल R जो भी था पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रो बच्चों। क्लियर है? ये पहला लेंथ हो गया। अगर दूसरे बार लेंथ आपको कैलकुलेट करना हो, L2 मान लो लेंथ भी कैलकुलेट करना हो और ये दिया हो, चलिए छोड़िए, लेंथ नहीं पूछा है हमसे कुछ और पूछा है। बोला है कि रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन आएगा जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे। तो सिंपल हम डायमीटर को डबल करके ये यहाँ से लेंथ आप लोग निकाल लेंगे। बेसिकली कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया है सब कुछ। और रेजिस्टेंस देखिए, जब हम लोग R1 कर रहे हैं, मान लो R1 की वैल्यू 10 इन्होंने दे रखी है और 4 रो L बाई पाई D1 स्क्वायर कर दिए हैं। ये पहला हो गया मान लो फर्स्ट केस। सेकंड केस बोला जब डायमीटर हम लोग डबल कर दें तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4 रो L डिवाइडेड बाई डायमीटर डबल करना है, यानी कि जो D2 है बच्चों, D2 की वैल्यू कहाँ है, 2D1 कर दीजिए, ट्वाइस आप D1 कर दीजिए। तो देखिए हम सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं 2D1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा रो L डिवाइडेड बाई 4 पाई D1 स्क्वायर बच्चों। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। तो R2 क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई बच्चों 4 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। यानी कि बाद में रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? लेंथ की वैल्यू यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप सिर्फ कैलकुलेशन करना है। यहाँ ऑलरेडी हमने सारे वैल्यूज रख दिए हैं। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है चैप्टर। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले ये आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। और जितने भी सवाल बाकी बचे हैं, 8-10 सवाल और NCERT के बच्चे हैं, बाकी सारे हमने कर दिए हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और NTSC ओलंपियाड और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, अब सारे सवाल आपसे बन जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। ऑलरेडी हमने पीछे बहुत सारे NTSC ओलंपियाड लेवल के सवाल करवा रखे हैं। ठीक है बच्चों।